अलका सरावगी हिंदी की चर्चित युवा कथाकार, उपन्यासकार, जिनका जन्म 1960 में कलकत्ता में हुआ। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वर्गीय कवि रघुवीर साहब पर शोध कार्य किया। अपनी अलग ढंग की कहानियों के कारण अलका सरावगी ने कम वक्त में ही एक सशक्त कथाकार के रूप में अपनी विशेष जगह बनाई। 1996 में उनका कथा संग्रह आधार प्रकाशन ने छापा था। अलका सरावगी एक मारवाड़ी परिवार से आती हैं। कलकत्ता में रहने के कारण वे कई संस्कृतियों और समाजों से निकट का परिचय रखती हैं। कलकत्ता में भारत के विभिन्न प्रांतों के लोग तो रहते ही हैं, बहुत से विदेशी भी वहां लंबे अरसे से बसे हुए हैं। अलका ने इस विशाल मानव समुदाय और उसके जीवन की बारीकियों से, विशिष्टताओं और संश्लिष्टताओं से गहरी पहचान कायम की। उनकी कहानियों में भरपूर कथा रस है और उनकी ताजा कृति है उनका चर्चित उपन्यास कलिकथा वाया बाईपास। कलिकथा वाया बाईपास को वर्ष 1997 का श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार एक भव्य मगर सादे समारोह में नई दिल्ली में दिया गया। इस मौके पर दिल्ली का बृहत्तर लेखक संस्कृति कर्मी समाज उपस्थित था। हमने अलका सरावगी को स्टूडियो आमंत्रित किया। उनसे बातचीत कर रहे हैं कवि और रंग प्रसंग के संपादक प्रयाग शुक्ल। अलका सरावगी का उपन्यास कलिकथा वाया बाईपास इस वर्ष की एक घटना है। अपनी रचना के कारण तो वो घटना है ही, इस कारण भी एक घटना है कि हिंदी में ऐसा कम ही होता है कि कोई किताब छपे और छपने के महीने 2 महीने के भीतर ही उस पर कई समीक्षाएं आ जाएं, कई मंचों से उस पर चर्चा होने लगे, लोग उत्सुक हो जाएं उसको पढ़ने के लिए। और अलका जी के इस उपन्यास को मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि एक प्रति को शायद कम से कम 10 लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि जिसने पढ़ा उसकी इच्छा हुई कि उसको वो और लोगों को भी पढ़ाए, और ऐसा ही हुआ। इसके कई प्रमाण, जैसा कि मैं कह रहा था, अपने अनुभव के आधार पर भी मुझे मिले। स्वयं मेरे परिवार में, मेरे परिजनों के बीच मेरी जो प्रति थी वो कई लोगों ने पढ़ी और उनको एक पुरस्कार भी मिला, प्रतिष्ठित पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा पुरस्कार। अलका जी, आप कहानियाँ लिखती रहीं और हम लोगों ने वो कहानियाँ पढ़ी, पसंद की, और फिर आपका ये उपन्यास आया। और एक चीज़ का अचरज हम सब लोगों को हुआ, बहुत सारे लोगों को हुआ, मुझे भी हुआ, कि जो कहानियाँ थीं वह बहुत अच्छी थी, लेकिन इतनी जल्दी आप इतना एक बड़े फलक वाला उपन्यास लिखेंगी और इतनी नई तरह से लिखेंगी, और जैसा कि अभी मैं कह रहा था, वो हिंदी जगत की एक घटना बनेगी। इसकी सच पूछे तो उम्मीद तो नहीं को उम्मीद तो थी, लेकिन कल्पना नहीं की थी तब जब कहानियाँ आपकी हम लोग पढ़ते थे। तो ये घटना कैसे घटित हुई? दरअसल प्रयाग जी, देखिए, मैंने बीच वाला कमरा कहाँ है उस शीर्षक से एक कहानी ही लिखनी शुरू की थी। यानी कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिली जिसका बाईपास ऑपरेशन हुआ था, और उसने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने बचपन के पुराने मकान में चला गया, और इस बात से जैसे मेरे अंदर एक कहानी के रूप में ही ये उपन्यास शुरू हुआ। लेकिन मैंने समझिए कि पहला या दूसरा पन्ना लिखा, तभी मुझे उसमें जहाँ वो 1940 की कथा आती है, यानी कि किशोर बाबू जिनका जन्म 1925 में हुआ, और उनके बचपन की, जब वो अपने बाईपास ऑपरेशन यानी 97 में वो वापस अपने बचपन में लौट जाते हैं ऑपरेशन के में सिर पे लगी चोट के बाद में, तो वहीं मुझे एक व्यापक जीवन या समय उसमें दिखाई पड़ा। और उसके साथ साथ कुछ बातें मुझे इस तरह समझ में आई कि जैसे अपनी दादी से मेरी दादी से मेरा बहुत प्रेम था और बचपन में बहुत उनसे बातें पहले की सुनते रहे थे।
तो अचानक मुझे ऐसा दिखाई पड़ा कि सच्ची घटनाएं और प्रसंग जो उनसे आप सुनते रहे हाँ थे, बिल्कुल, मतलब कि कहानियां मतलब नहीं, जैसे नहीं जी, उनके अपने जीवन अनुभव, की जी, घटनाएं या उनकी सुनी हुई बातें, तो उसमें मुझे अचानक ऐसा लगा कि इसमें एक पूरे की पूरी एक जाति जो कि मैंने जैसे जाड़े में दूर देश से आने जी। वाली चिड़ियों की तरह एक उठ करके और जगह जगह वो किस तरह भारत में विभिन्न देशों विभिन्न इलाकों में बस गई, ख़ास करके बंगाल, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद। और कुछ बातें ऐसी थीं जो मैंने सुनी थी कि जैसे कि पहला जो विश्व युद्ध हुआ तो उसमें बहुत पैसा कमाया, उससे हवेली बनी राजस्थान में, इस तरह की कुछ बातें। फिर कुछ परिवार में कुछ मतलब कुछ आर्थिक कठिनाइयाँ आईं, इस तरह की कुछ बातें जो मैंने सुनी थी। तो पहले 2 पन्ने लिखने के बाद में जो पहली किताब मैंने उपन्यास लिखते वक्त पढ़ी वो ये थी आपके टॉमस टिनबर्ग की मारवाड़ीज फ्रॉम ट्रेडर्स टू इंडस्ट्रियलिस्ट्स। और उस किताब को पढ़ते हुए जैसे टिनबर्ग ने कुछ जुमलों का जैसे इस्तेमाल किया कि मारवाड़ियों के लिए कि जैसे पेंचेंट फॉर टेकिंग रिस्क, तो मेरे ये समझ में आया कि जो सट्टेबाजी और फाटका जिसको कहते हैं, जुआ एक तरह का, इसमें मैंने किस तरह बड़े बड़े जो घराने होते थे वो रातों रात तबाह हो जाते थे। इस तरह तब मुझे ये समझ में आया कि ये एक वृत्ति थी। और उसके बाद जो जाति का एक पूरा इतिहास था उसने मुझे बहुत मतलब चमत्कृत और चकित भी किया। और एक तरह से आप समझिए तो अपने को जानने की भी जैसे ये शुरुआत थी कि आखिर अच्छा मेरे जो मुख्य पात्र हैं किशोर बाबू, उनकी समझ लीजिए कि मैंने उंगली थामी तो कितने देश कालों की यात्रा मतलब उनके साथ साथ मैंने की। बिल्कुल है, उसी को मैंने कहा कि बहुत बड़ा फलक है इस उपन्यास का। और धीरे धीरे मतलब ऐसा हुआ कि जो चीज़ एक बहुत छोटी सी चीज़ से शुरू हुई थी उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ती गईं। अब समझिए कि कलकत्ता शहर जिसमें मैं पैदा हुई बड़ी हुई, लेकिन मैंने और वही लोअर सर्कुलर रोड जिसके नाम से हम जानते हैं उसका नाम आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड है। तो पता चला कि ये एक मराठा डिच थी, यानी कि कलकत्ते शहर को मराठों के आक्रमण से बचाने के लिए एक पूरी खाई थी। और ब्लैक टाउन और वाइट टाउन जिसको अब हम साउथ कैलकटा नॉर्थ कैलकटा के नाम से जानते हैं। तो इन एक तो कलकत्ता शहर का इतिहास, फिर मारवाड़ी जाति का इतिहास, ये दोनों बातें, और उसके साथ साथ एक जो बदले हुए यानी कि एक आज़ादी की लड़ाई के आदर्शों के तहत एक पूरी की पूरी पीढ़ी का निर्माण हुआ था, एक पूरी तरह से भिन्न मूल्यों, आकांक्षाओं और लक्ष्यों के साथ। जैसे मैं उपन्यास लिखने के सिलसिले में बहुत सारे लोगों से मिली, बंगालियों से, मारवाड़ियों से, बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी, जीवनियाँ या कथाएं, उस तरह से आत्मवृत्त भी। तो मेरे ये समझ में आया कि बहुत सा मतलब इसमें जीवन मतलब किस किस तरह से इसमें गुंथा हुआ है। और ख़ास करके जो बदले हुए मूल्य थे, यानी कि देखिए कि मारवाड़ी समाज जिसका मैं एक हिस्सा ही हूँ, तो उसकी तो बहुत सी बातें मेरी जानी हुई थी, लेकिन किस तरह वो एक पूरी की पूरी पीढ़ी उस दौर में तैयार हुई थी, ये मुझे बहुत साफ किशोर बाबू वाली पीढ़ी। हाँ, किशोर बाबू की 1940 से 47 के बीच में बड़ी हो रही थी। हाँ, जो उसके फॉर्मेटिव ईयर्स उसके आप कह सकते हैं कि वो जो पीढ़ी थी वो मुझे दिखाई पड़ी। और इस तरह उपन्यास का फलक अपने आप समझिए कि बढ़ता गया। और कुछ अवान्तर कथाएं भी, अब आप उनको अंतर कथाएं कहिए, कुछ लोग उनको अवान्तर कथाएं भी कहते हैं। अंतर कथाएं मानता हूँ, अंतर कथाएं बल्कि उसी मुख्य कथा से जुड़ी हुई बहुतेरी कथाएं, बहुतेरे प्रसंग। और मैं समझता हूँ कि उन्हीं प्रसंगों और उन्हीं कथाओं के कारण ये उपन्यास न केवल बहुतेरे लोगों की कहानी कहता है, न केवल बहुतेरे प्रसंगों की कहानी कहता है, बहुतेरी घटनाओं की, क्योंकि इसमें बहुत कुछ शामिल है। उसमें वो बंगाल का अकाल है और ग्रेट कलकत्ता किलिंग। देखिए, जब मैंने वो एक समय जब मुझे मिल गया और किशोर बाबू उस समय में थे, तो उस समय की जो इतनी बड़ी घटनाएं हुई थी, यानी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बंगाल का अकाल जो कि मतलब मेरे जन्म के 20 साल 15-20 साल पहले की जो घटना है, मैंने इस तरह की घटनाओं की जो एक विराट भयावहता थी वो भी उनसे भी मैं नितांत अपरिचित थी। तो इस तरह किशोर बाबू के अपने समय की कथा और कहीं मतलब एक पूरे, देखिए बहुत सारी चीज़ें तो अपने आप एक संयोग से मेरे ख्याल से जुड़ती गईं, क्योंकि मैंने उपन्यास बहुत कम समय में लिखा जी। तो एक उसका जो जिसको आप शिल्प कह रहे हैं, बल्कि सच पूछिए तो मेरे लिए वो एक कथा अबूझ न रहे, क्योंकि कथा कई देश कालों में चलती गई।
तो आगे पीछे आगे होती पीछे है, जी। बहुत चलती गई, तो वो उसकी एक संगति बने, यानी वो पाठक तक पहुँचे और वो उसका एक भावक बन सके। जी। इसमें ही वो शिल्प का भी अपने आप अच्छी तरकीबें जन्म अपने आप हुआ। निकलती चली हाँ, गई। ये तरकीबें, और देखिए स्मृतियों का जो एक संचयन हर व्यक्ति के अंदर है। अब जैसे दादी की सुनी हुई बहुत सारी बातें थीं, इसी तरह और भी बहुत सारे लोगों की सुनी बातें, पढ़ी हुई बातें। फिर देखिए जो छोटे छोटे उपन्यास की विधा जो मुझे बहुत जी। चमत्कृत कर रही है, जो कि कहानियों में मैं समझती हूँ कि इस तरह से आ नहीं पाता है, कि उपन्यास में अब आपके पास एक, समझ लीजिए, बहुत ही एक मामूली सी स्मृति है, कहीं किसी कमरे की, कहीं कुछ एक मखमल के टुकड़े की, किसी वस्तु की, किसी भी वस्तु चीज़ की, जी। किसी एक बक्से की, एक छोटे से डब्बे की, वो सारी स्मृतियाँ जैसे चली आईं। और भी कई लोगों ने इस तरह की जिज्ञासा शायद आपसे की होगी कि इस किशोर बाबू के जो किशोरावस्था के दिन हैं और उनका जो किशोर जीवन है, वो भी इस उपन्यास से बहुत अच्छी तरह आया है, बल्कि धुरी की तरह है, क्योंकि वो एक पूरा जीवन जीने के बाद उन दिनों की ओर लौटते हैं। शायद ये मान करके उसमें दिखाई पड़ता है ये कि किशोर जीवन के जो संवेग हैं, जो धारणाएं हैं, जैसा जीवन था उस समय, शायद वो खरा था। और जो उनके मित्र हैं शांतनु, जो अमोलक, शांतनु जो सुभाष भक्त हैं और अमोलक जो गांधी भक्त हैं, तो कई लोगों को उसमें ये भी दिखाई पड़ा कि जैसे किशोर बाबू के ही ये 3 रूप हैं, मतलब उन्हीं के प्रतिरूप है कहना चाहिए। हाँ। इस पर कुछ अगर आप रोशनी डालें थोड़ी सी। नहीं, देखिए, जैसे शांतनु और अमोलक, यानी वो एक ऐसा समय था जिसमें, जैसा कि उपन्यास का ही शायद वाक्य है, कि जिसमें आज़ादी का सपना सबका सपना था, अपनी अपनी तरह से। कुछ लोग सुभाष के भक्त थे, कुछ लोग गांधी के भक्त थे, कुछ लोग आपकी शाखा में जाया करते थे। तो इस तरह के बहुत सारे पात्र मिले, बिल्कुल एक, मतलब इस तरह का रूप एक स्कूल में, जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, सामाजिक वो बिल्कुल एक स्कूल में, स्कूल के जीवन में भी आप समझिए कि इतना आवेग और इतना ताप था कि सारे छात्र बिल्कुल उसमें जुटे हुए थे। जैसे कि आप समझिए कि जो शाहनवाज और ढिल्लन पर जो मुकदमा चला था, तो उसमें मतलब मुझे इतने लोग मिले जिन्होंने बताया कि वो जुलूस में गए थे, जैसे देशप्रिय पार्क और देशबंधु पार्क तक जुलूस गया था। तो लोगों से बातें करने से पता चला जो बिल्कुल साधारण लोग थे। अब जैसे एक नाई है, उसने कहा कि मैंने 1942 में तार काटे। अच्छा। हाँ, तो मतलब इस तरह का, मतलब सबका एक किसी न किसी तरह का जुड़ाव उस कालखंड के साथ था। तो इसलिए मतलब, बल्कि मतलब मुझे अब ऐसा लगने लग गया कि जैसे मैंने ही देखा उसको, माने वो पूरा का पूरा कालखंड मेरे लिए इस तरह जीवित हो गया कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने ही देखा। फिर आपके द ग्रेट कैलकाटा किलिंग के जो प्रसंग हैं, किस तरह से हरिसन रोड के मकान से, जो कि एक मुसलमान इलाका था, उसमें से जो इवैक्यूएशन किया गया, या जिस तरह का रक्तपात हुआ। अब बंगाल के अकाल के सिलसिले में देखिए, मैं जिन लोगों से मिली, तो ऐसा कोई नहीं मिला जिसने एक लाश नहीं देखी हो सड़क पर पड़ी हुई। यानी जो कलकत्ते में था और उसने एक लाश का स्मरण तो मुझे भी है, क्योंकि मैं 7 साल का था 46-47 में। तो उन लाशों को देखने का स्मरण मुझे भी है। हाँ, तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि मतलब ऐसा कोई मुझे मिला नहीं जो कलकत्ते में था और उसने लाशें नहीं देखी हूँ, अपने घर के बाहर कहीं अकड़ी हुई, कहीं पड़ी हुई, भूख से मर गए लोगों की। तो इस तरह वो एक पूरा कालखंड, एक जो ये स्कूल का जीवन था, जिसमें किशोर बाबू के वो सारे मूल्य और आकांक्षाएं, यानी कि एक जो उत्तर 1947 की गाथा जो कहने का मेरा जो प्रयास है, क्योंकि बाकी बातों के, क्योंकि उपन्यास शुरू होता है 1997 में, जहाँ से किशोर बाबू का बाईपास ऑपरेशन हो चुका है और वे सड़कों पर घूम रहे हैं बहुत सी जीवन को देखते हुए, और जिन चीज़ों को उन्होंने बिल्कुल नज़रअंदाज या बाईपास कर रखा था, अब उनको देखते हुए और समझते हुए। बहुत अच्छी तरह आया है कि उनको अपने दफ्तर के कुछ लोग जो वहाँ खाना खाते हुए जैसे कोई व्यक्ति दिखाई पड़ता है सड़क पर, और ऐसे कई दृश्य जिनसे उन्होंने अपना पीछा छुड़ा लिया था, ऐसा कहना चाहिए। हाँ, ये देखिए, ये जो एक ताकत का संदर्भ है, ये मेरे ख्याल से रघुवीर सहाय को समझने की दृष्टि जिन्होंने मुझे दी, अशोक सेक्सरिया, तो आप ये समझिए कि मतलब ये जो ताकत का संदर्भ हमारे समाज में एक पूरी तरह से व्याप्त है, चाहे वो परिवार हो या समाज हो या देश हो। माने एक छोटे स्तर से लेकर जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों का कहीं कोई आवाजाही उनकी दिखाई नहीं पड़ती है, यानी कि एक हम जो कह रहे हैं वही सही है, और उसमें माने जो
उससे एक तरह का जो एक जो मानसिकता जो हमारी तैयार हुई है कि बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं। आप सच पूछें तो जब मैंने किशोर बाबू के माध्यम से कलकत्ते शहर को देखा तो खुद मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ी जिनको मैं इतने सालों से रहते हुए नहीं देख खुद रही मुझे, थी। क्योंकि मैं भी कलकत्ता रहा हूँ, तो ये उपन्यास पढ़ते हुए फिर से कुछ चीज़ें जो देखी हुई थी वो नई तरह से दिखाई पड़ी या एक बार फिर याद आई। और इससे मुझे ये बात भी याद आती है कि जहाँ तक हिंदी उपन्यास का सवाल है, इलाचंद जोशी जी के जहाज़ का पंछी, उसमें भी कलकत्ता है पृष्ठभूमि की तरह से। उसके बाद शायद ये मेरी जानकारी में ऐसा दूसरा सफल उपन्यास है, ये प्रतिनिधि उपन्यास है हमारी भाषा का, जिसमें कलकत्ता बहुत अच्छी तरह आया, एक शहर। ये भी लगता है कि जैसा कि आप कह ही रही थी कि मारवाड़ी जाति और कलकत्ता को आपने एक नई तरह से जाना, बहुत सारी चीज़ों को फिर आपने छाना भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी, ढूंढी, लोगों से बात की। तो ये उपन्यास लिखने के दौरान भी होता रहा या उससे पहले सब हो चुका था फिर आप लिखने बैठी? नहीं, देखिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि अब मैं जो शोध कार्य कर रही थी और उस सिलसिले में जो एक जीवन को और जो हमारे आसपास घटित हो रहा है उसको समझने की एक दृष्टि तो मेरी निश्चित रूप से तैयार हो रही थी। यानी कि लैंसडाउन रोड पर जो दृश्य एक महंगे रेस्तरां से 20 कदम दूर किशोर बाबू अपने दफ्तर के मुलाजिम को सड़क पर उकड़ू बैठकर खाना खाते देखते हैं, तो इस तरह के दृश्य तो बहुत आम दृश्य हैं। तो एक जो जीवन में जो एक असमानता है और इतनी तरह तरह का जीवन साथ साथ चल रहा है, उसको देखने की एक समझ और एक दृष्टि तो मेरी पहले से बन ही रही थी। और एक भाषा को बरतने का तरीका तो कहानियों ने मुझे निश्चित रूप से सिखाया ही। हालांकि भाषा वाली बात से बात ध्यान में आई कि इसमें तो भाषा को भी आपने जाहिर है कई तरह से बरता है और गद्य पढ़ने का एक बड़ा स्वाद मिलता है। जैसे मुर्शिदाबाद प्रसंग इसमें जो है, मुर्शिदाबाद में मारवाड़ी परिवारों का, और बहुत ललित रूप से वो आया है और वहाँ भाषा बिल्कुल बदल जाती है और ऐसा कई जगह उस उपन्यास में दिखाई पड़ता है। तो वो तो खैर इस उपन्यास की एक अलग तरह की उपलब्धि मैं मानता हूँ। नहीं, देखिए भाषा का भी जैसे मुझे भी बहुत सारे नए अनुभव हुए। यानी कि आप शोध कार्य करते हैं तो एक जो बंधी बंधाई भाषा है उसको जो तोड़ने की मुश्किलें हैं उनको आप जानते हैं, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश करें पर आपकी भाषा कुल मिलाकर उसी ढर्रे में जा बैठती है। और अभी मैंने देखा कि एक जो व्यापक हिंदी है, माने यानी जो हिंदी हम सब जो बोलते और जानते हैं, उसके अंदर में हिंदी के कितने जीवंत रूप हैं। यानी कि एक जो मारवाड़ियों का जो अपना गद्य का संस्कार है, फिर उसमें भी आप समझिए कि जो बंगाल के मारवाड़ी हैं उनका एक अलग संस्कार है। प्रसंग में वो दिखाई पड़ता है। और फिर मुर्शिदाबाद के लोगों का भी अलग संस्कार है। यानी कि मैं मुर्शिदाबाद के जो जियागंज अजीमगंज का जो प्रसंग है, बहुत सारे लोगों से मिली जो कलकत्ते में रहते हैं, तो मैंने देखा कि उनकी भाषा का उसका मैंने उस पर बांग्ला का ज़्यादा प्रभाव। जी जाहिर है, जी हाँ। तो इस तरह मैंने भाषा को भी कितने रूपों को जाना जा सकता है या मैंने हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वैसे तो कोई भी अच्छी कृति, बड़ी कृति अपने समय के ताने बाने से या जिस फलक को लेकर चलती है उसके राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से कहीं न कहीं जुड़ी रहती है। लेकिन ये उपन्यास बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध, आज़ादी की लड़ाई, उस समय विश्व की परिस्थितियाँ उस जितनी थी, वो इन सब के, इस उपन्यास के जितने चरित्र हैं सबके जीवन को कहीं न कहीं से प्रभावित कर रही हैं। और आज़ादी के बाद वाला जो खंड है उसमें भी दिखाई पड़ता है कि अब जो ग्लोबीकरण की चर्चा आज तक दिखाई पड़ता है। तो ये इस उपन्यास को मैं समझता हूँ कि एक और आयाम देता है, जिसमें आप बिल्कुल देख सकते हैं कि नहीं, इसमें ये सारी चीज़ें मतलब पाठक को दिखाई पड़ती हैं। बाकी कई कृतियों में तो ढूंढना पड़ता है शायद, या फिर समाजशास्त्रियों को कि अच्छा देखिए इस अमुक के जीवन को, अमुक के चरित्र को हम अमुक विश्व की बड़ी घटना से या राजनीतिक परिस्थिति से जोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें जैसे वो सारे संदर्भ भी साथ साथ चलते रहते हैं, परिवार की कथा में गुंथे हुए आते हैं ना। आप समझ लीजिए कि आपने ग्लोबीकरण की बात की, तो ये जो फ्रीडम फोर्ड वाला जो प्रसंग है कि यानी कि किशोर बाबू समझते हैं कि उनका लड़का उनको कोई उपहार देगा कि स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर, तो वो एक फ्रीडम फोर्ड की चाबी देता है उनको। यानी कि किस तरह उपभोक्तावाद ने और सब चीज़ों ने हमको एक किस तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अब ये मारवाड़ी समाज के लिए भी मैं समझती हूँ कि जितना सच है उतना ही दूसरे समाजों के लिए भी है, क्योंकि अब जिस तरह के मूल्य बदल रहे हैं
और जिस तरह की जीवन को देखने की दृष्टि बदल रही है। मेरी कहानियों में भी बिल्कुल आज का, मेरा आसपास का इस तरह का ही बिल्कुल जीवन आप देखेंगे। लेकिन ये जो इतिहास है, ये तो बिल्कुल ऐसा इतिहास है जैसे कि सचमुच जैसे देखा ही गया, यानी जिसका एक बहुत बड़ा प्रभाव आज भी हमारे ऊपर हम महसूस कर सकते हैं। आपने जीवन को मापने के जो कई तरह के पैमाने बनाए, वो उस चीज़ ने मुझे कम से कम बहुत आकर्षित किया। और उसी को मैं कह रहा था कि कई तरह के अंतरकथाएं, कई तरह के प्रसंग, तो कुछ ऐसी एक इमेज दिमाग में आती है जैसे मान लीजिए दूध मापने के कई बर्तन होते हैं कि आप ये 1 लीटर का है, ये 500 ग्राम का है, ये इसका है। उस तरह से भी आपने कुछ ऐसी तरकीबें निकाली कि इस जीवन को और उसके कई प्रसंगों को इन अलग अलग तरह के पात्रों में आप मापती जाएं, मतलब अलग अलग शैली में। हाँ। तो मैं ये तो मान लीजिए मेरी ओर से एक टिप्पणी हुई, लेकिन जो मैं जानना चाहता था वो ये था कि आपको स्वयं इस उपन्यास के लिखने के दौरान ये जो मुख्य पात्र मैंने गिनाए, उनके अलावा कौन से ऐसे चरित्र हैं जिनको लेकर आपको लगता हो कि वो बहुत ज़्यादा आपके साथ रहे या उन्होंने आपको बहुत विचलित किया? किशोर बाबू की भाभी का नाम मैं सबसे पहले लूँगी और फिर उसके बाद किशोर बाबू की माँ। नहीं, ये 2 पात्र तो मैंने हाँ, भी ये मैंने किशोर बाबू के बाद जी। और फिर ये जो मुर्शिदाबाद का जो स्वामी जी वाला जो प्रसंग है, जी। तो यानी एक आदमी के अंदर में एक तरह की खोज होती है, यानी इसको आप आध्यात्मिकता की खोज भी कह सकते हैं या एक जीवन को समझने की खोज भी कह सकते हैं, चेष्टा कह सकते हैं। तो इस तरह के जो प्रसंग हैं जिनको आप अंतरकथा या अवांतरकथा जो भी कहिए, तो ये मेरे ख्याल से मतलब एक जैसा जैसा जीवन, जैसा जैसा एक आदमी माने जो चाहता है समझना, किसी तरह जीवन को समझना, तो मेरे ख्याल से उसी की एक कोशिश में, और आज को भी समझने के लिए हमको जितना पीछे जाना पड़ता है, यानी कि पृष्ठभूमि या इतिहास जिसे आप कहते हैं, तो उस तरह से आप समझिए कि एक जो देश काल का जो संतरण है, ये भी दिखाई पड़ता है अलका जी कि अंत तक पहुँचते तो खास तौर पर कि आज़ादी की लड़ाई के हमारे जो मूल्य थे और इन 50 वर्षों में आज़ादी की वर्षगांठ, 50वीं वर्षगांठ बड़ी मनाई गई और इसका उस उपन्यास में भी जिक्र है। तो जो ये मूल्य बने बिगड़े, लगता है जैसे उन्होंने भी बहुत उद्वेलित आपको किया है और वो उस उपन्यास का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा बने हैं। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, एक जो नैतिक कथ्य होता है किसी भी रचना का, आप मतलब एक आपके जैसा कि रघुवीर जी कहते हैं कि आपके दिमाग में एक समाज की कल्पना तो रहती है कि आप एक कैसा समाज देखना चाहते हैं या रचना चाहते हैं, या आप अपनी रचना के द्वारा उसमें कैसा हस्तक्षेप करना चाहते हैं। तो वो तो उपन्यास का बिल्कुल मैं समझती हूँ कि माने मूल जो प्रेरक जो जिस तत्व आप जिसको कह सकते हैं जी, वो तो वही है कि जो हमको कहना है, जो हम देख रहे हैं, जो हो रहा है और जो हम चाहते हैं कि बदले। और मेरी समझ में जैसे देखिए कि एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जैसे किशोर बाबू के लिए मुझे एक 25 साल के लड़के ने मुझे एक पत्र लिखा जो कि मुझे बड़ा प्रिय पत्र है मेरा, कि किशोर बाबू की क्या तो आपको बहुत सारे मिले होंगे। हाँ, बहुत मैंने साहित्यकारों से तो मिले ही, और बल्कि आम पाठकों से भी बहुत पत्र मिले हैं। तो उसने मुझे ये लिखा कि क्या किशोर बाबू की ये मॉरल अथॉरिटी बनती है कि वो शांतनु को विदेशी फंड लेने के लिए उसका तिरस्कार करें जी, क्योंकि उन्होंने खुद अपने जीवन को जिस तरह से पूरे भोग के साथ जिया है। तो मैं समझती हूँ कि इस प्रश्न में कहीं एक उसके अपने जीवन का, उसका अपना आत्मसंघर्ष भी निहित है। तो मैं समझती हूँ कि किशोर बाबू का ऐसा बदना या ये ऐसा बदलाव, या अपने बचपन की दुनिया में लौटना, अपने बचपन के मूल्यों में लौटना, जैसा कि आप कह रहे थे कि जैसे कि वही खरा हो, तो ये कहीं ना कहीं जैसे एक मतलब आप कह सकते हैं कि एक सकारात्मक हताशा जिसको कहते हैं, एक पॉजिटिव डिस्पेयर, कि मतलब आप एक उम्मीद रखते हैं कि सब कुछ बदल सकता है, यानी लोगों के, दुनिया के, हमारे मूल्यों के एक कहीं हम वापस लौटने की शुरुआत कर सकते हैं। कहीं किशोर बाबू में एक उम्मीद शब्द से याद आया कि हम उम्मीद ये भी रखते हैं कि आपने जैसा एक उपन्यास लिखा है, ऐसी और कई रचनाएं हमको आने वाले वर्षों में पढ़ने को मिलेंगी। हालांकि मैं एक पाठक के नाते ही कह रहा हूँ कि ऐसी कोई
जल्दी मुझे नहीं है, क्योंकि अभी तो मैं इसी उपन्यास के साथ रह रहा हूँ और इसको भी मैं घटना ही मानता हूँ कि किसी कृति के साथ कोई पाठक, एक पाठक समाज, एक साहित्य समाज बहुत दिनों तक रहना चाहे। और लेकिन जाहिर है कि आने वाले वर्षों में हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप कुछ और कहानियाँ और कुछ और उपन्यास हमारी भाषा को देंगी। और हिंदी के लिए तो निश्चय ही एक घटना थी आज आपसे बात करके और कई चीज़ें जान करके इस उपन्यास के संदर्भ में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं इसको कई बार कह चुका हूँ कि मैं इस कृति का एक बड़ा प्रशंसक पाठक रहा हूँ। आपका बहुत धन्यवाद।